सो माय नेम इज शुभम जगदीश और मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं क्लास 11th के टॉपिक। जी हां, जुलाई का महीना आ चुका है और आपको हर हफ्ते वेंसडे को और सैटरडे को मेरा इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और कॉमर्स के वीडियोस मिलने वाले हैं पर्टेनिंग टू क्लास 11th। और अगर अभी अभी आप क्लास 11th में आए हो और आपको यह डिसाइड करना है कि नहीं नहीं सर मुझे लाइव पढ़ना है, आपके साथ आपके किसी कोर्स के अंदर पढ़ना है, सो देयर इज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर यू बाय द नेम स्पार्टन्स। ये मात्र 10,000 रुपीज का कोर्स है जिसके अंदर मैं पूरे साल आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। इसकी टाइमिंग है शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, तो आप फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मिल जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले देखा जाए कि इस चैप्टर में हमको कवर क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस चैप्टर के अंदर आपको 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे अंदर आपको सबसे पहले एडम स्मिथ की डेफिनेशन कवर करनी है। सबसे पहले बच्चा पाड़िए आपको एडम स्मिथ की डेफिनेशन कवर करनी है, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन कवर करनी है, लियोनल मेसी नहीं है, लियोनल रॉबिन्स की डेफिनेशन कवर करनी है। उसके बाद सैमुअल्सन की डेफिनेशंस को आपको पढ़ना है। तो ये 4 बेसिक इकोनॉमिस्ट हैं, इनकी डेफिनेशन को पढ़ना है। अब इनके सिलेबस में क्या क्या है, हमको इनके डेफिनेशन पढ़नी है, हमको इनके फीचर्स पढ़ने हैं, साथ में हमको इनके क्रिटिसिज्म भी पढ़ने हैं। साथ में हमको इसी टॉपिक के अंदर पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसकी मीनिंग हमारे सिलेबस में है और इसका डिफरेंस हमारे सिलेबस में है। तो इतना ही टॉपिक है जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से कवर करना होगा। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है थ्योरी का पोर्शन, दूसरा है स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक इकोनॉमिक्स के थ्योरी का चैप्टर लेकर आऊं और अगला चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का लेकर आऊं। इस तरह से आपको ज्यादा बेटर हेल्प हो पाएगी। और अगर आपको लगता है कि सही सर मुझे आपके साथ ऑफलाइन पढ़ना है, तो मेरे सेंटर लखनऊ में है, एक आलमबाग और एक हजरतगंज, आप नियरेस्ट सेंटर विजिट कर सकते हो। तो चलें शुरू करें। एक बात और बतानी है आपको, ये पूरे चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स जो आज मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सारे बच्चों को अवेलेबल कराया जाएगा। कहां पर? मेरी एप्लीकेशन का लिंक नीचे पड़ा हुआ है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसका एक सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन। उसके अंदर 11th के फोल्डर में आपको सारे नोट्स चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करके मिल जाने वाले हैं। तो देर किस बात की है, जाकर फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और नोट्स अपने ले लो। ठीक है, शुरू किया जाए। और अगर आप किसी और बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं तो मैं बताना चाहता हूं ये वीडियो पर्टेनिंग टू आईएससी स्टूडेंट्स होने वाला है, लेकिन इसका बेनिफिट जो मर्जी चाहे वो बच्चा ले सकता है, पढ़ाई किसी के वेस्ट नहीं जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये इकोनॉमिक्स है क्या साहिब। अभी अभी तो तुम लोगों ने कॉमर्स लिया, ऊपर से बात आ गई इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की डेफिनेशन बताई हुई है। जैसे बोलते नहीं है कि हाथी क्या है, तो कुछ लोगों ने पूंछ छुई तो बोलते हैं तो ये तो पतला सा चीज है, कुछ लोगों ने उसके पैर छुए तो बोलते हैं तो भैया पत्थर जैसा या पहाड़ जैसा है, कुछ लोगों ने पेट छुआ तो बोलते हैं तो पहाड़ जैसी चीज है। तो वैसे हर एक इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग व्यू पॉइंट रख के इकोनॉमिक्स को बताया है, लेकिन बेसिक अगर बात जाने तो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस इज कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक क्वेश्चंस। क्या इकोनॉमिक क्वेश्चंस होते हैं? इट सीक्स टू एक्सप्लेन सिस्टमेटिकली अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। कहना क्या चाहता है सर, ये तो अंग्रेजी में बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। बेसिक बात यह है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं, उसको कैसे खर्चा कर रहे हैं, लोग एक सोसाइटी में कैसे रहते हैं, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, वेलफेयर क्या होता है, स्केर्सिटी क्या होती है। तो मतलब सोशल साइंस की तरह इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना इकोनॉमिक्स है। हालांकि यह डेफिनेशन आपके पेपर में कभी भी नहीं पूछी जाएगी। पूछा क्या जाएगा, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक्स में ना इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक थॉट भी दे रखा है, मैंने क्लियरली यहां पे मार्क कर दिया, दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस। आईएससी का अपग्रेडेड सिलेबस में यह टॉपिक हटा दिया गया है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले इकोनॉमिस्ट की तरफ। तो मेजर डेफिनेशन है कौन कौन सी? पहला इकोनॉमिस्ट है हमारा एडम स्मिथ भैया। एडम स्मिथ भैया ने हमको डेफिनेशन दी थी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कभी कभी हमसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसने दी है, तो आंसर मिल जाएगा वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है एडम स्मिथ भैया ने।
भैया मैं बोल रहा हूं है इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना। और एल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी है? एल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी है वेलफेयर ओरिएंटेड। सिमिलरली लियोनल रॉबिन्सन ने डेफिनेशन दी है स्कार्सिटी ओरिएंटेड ऑफ इकोनॉमिक्स। और लास्ट में सैमुअल्सन ने डेफिनेशन दी है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। और सैमुअल्सन की डेफिनेशन को सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड माना जाता है बिकॉज सबसे लेटेस्ट इन्हीं की डेफिनेशन है। तो चलो भैया शुरू करते हैं एडम स्मिथ की जवानी से। जबानी बोला, जवानी नहीं बोला भाई, गलत मत ले लेना। एडम स्मिथ भैया ने क्या कहा? एडम स्मिथ भैया ने फोकस किया कि a science which explains the nature and causes of wealth of nation। इन्होंने फोकस किस चीज पर किया है? इन्होंने फोकस किया है वेल्थ ऑफ नेशन, बेसिकली वेल्थ के ऊपर। आपको अगर एडम स्मिथ के हिसाब से डेफिनेशन लिख कर आनी है तो आप ये डेफिनेशन लिख कर आओगे, मैम खुश हो जाएंगे, 100% आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कहना क्या चाहता है? अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब क्या सोर्सेज हैं जहां से पैसा बना रहे हैं लोग और किन सोर्सेज पर पैसा खर्च कर रहे हैं लोग, ये फोकस किया एडम स्मिथ ने। इसके कमाल के कुछ फीचर्स हैं, एक एक करके सारे फीचर्स बताते हैं। बहुत मेहनत करके ये पीपीटी और ये हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तुम सब लोग जाकर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ले लो, मेरे एप्लीकेशन के ऊपर सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिल जाएगा। पहला फीचर देखते हैं। पहला फीचर क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ। स्टडी ऑफ वेल्थ क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एग्जामिन हाउ पीपल अर्न एंड स्पेंड। लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं और लोग पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में एग्जामिन करना स्टडी ऑफ वेल्थ है। ये किसने बोला हुआ है? एडम स्मिथ भैया ने। कॉजेज ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? अब ये बोलता है वेल्थ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इट्स प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेशन। वेल्थ कैसे बढ़ाई जा सकती है? वेल्थ कहां से आती है? या तो हम कुछ प्रोड्यूस करें उससे वेल्थ क्रिएट कर लें, या हम हर साल कुछ कुछ पैसा जोड़ते रहें, मतलब अक्यूमुलेट कर ले, वहां से वेल्थ आती है। तो प्रोडक्शन के प्रोसेस से वेल्थ आएगी और अक्यूमुलेशन के प्रोसेस से वेल्थ क्रिएट होती है। तो तुमको यह कीवर्ड याद रहना चाहिए, प्रोडक्शन एंड अक्यूमुलेशन। थर्ड टॉपिक पर आते हैं, इकोनॉमिक मैन क्या है? यहां पर बात की गई द इकोनॉमिक मैन ट्राइज टू अचीव हिज सेल्फ इंटरेस्ट by increasing his material gains through acquisition of wealth। एक आदमी है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है। अब पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कैसे काम करता है? मटेरियल गेन। जैसे मैं हूं, मैंने कहा मुझे चाहिए BMW की 5 सीरीज गाड़ी, चाहिए। मेरा क्या है? ये मेरी मटेरियल वांट है, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए काम करना शुरू कर दूं, मैं कोशिश करूं कहां से मेरे पास पैसे आ जाए सो दैट मैं BMW खरीद लूं। ये क्या है? यह है इकोनॉमिक मैन के सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करना। तो ये तीसरा फीचर भी समझ में आ गया। अब ये 3 फीचर्स तो क्लियर होंगे, ये 3 फीचर्स ही आपको पढ़ने हैं। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म होता है ना, वो जो मोहल्ले में बैठ के आंटियां करती हैं, अरे भैया उनकी बहुरिया बहुत खराब है, अरे, और जो बच्चे करते हैं सर ये टीचर बेकार है, ये तो बस खाली लड़कियों को पढ़ाते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्रिटिसिज्म भी होते हैं। एडम स्मिथ को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया और क्या क्या क्रिटिसिज्म झेलने पड़े हैं इस पर्टिकुलर वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन को आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, टू मच एम्फेसिस ऑन मटीरियलिज्म। मटीरियलिस्टिक चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। बोलते क्या है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब पुराने इकोनॉमिस्ट जो एडम स्मिथ थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैव इग्नोर्ड द हायर वैल्यूज ऑफ लाइफ सच एज हैप्पीनेस, लव, अफेक्शन एटसेट्रा। एडम स्मिथ ने बोला भैया जिंदगी में क्या चाहिए? पैसा। लेकिन वो दूसरी चीज को भूल गए, जिंदगी में और भी चीजें जरूरी होती हैं एक्सेप्ट मटेरियलिस्टिक चीजें, जैसे हैप्पीनेस, जैसे हेल्थ, जैसे अफेक्शन, जैसे लव। इन चीजों को इग्नोर किया, इसलिए इस पॉइंट पर इनको क्रिटिसाइज किया गया। अगला है नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। नैरो व्यू ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वेल्थ इज मटीरियल और टैंजिबल गुड्स। मतलब वेल्थ क्या होता है? मटीरियल चीजें होती हैं, कार है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? वो सब क्या है? मटीरियल चीजें हैं, टैंजिबल चीजें हैं। और क्या लिखा? दे हैव एक्सक्लूडेड नॉन मटीरियल थिंग्स, जैसे कि क्या? हेल्थ और एजुकेशन। मतलब एडम स्मिथ ने बोला सिर्फ पैसे और सिर्फ मटेरियल, सिर्फ टैंजिबल चीजें ही जरूरी होती हैं, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया इममटीरियल चीजें या नॉन मटीरियल चीजें जो कि होती है, जैसे एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, इस वाली चीज को इन्होंने इग्नोर कर दिया। इसलिए इनकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को नैरो व्यू ऑफ वेल्थ कहा जाता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, क्रिटिसिज्म क्या है? अगला, सेकेंडरी प्लेस ऑफ मैन। इन्होंने बोला कि वेल्थ ऊपर है, इंसान नीचे है। मतलब पैसा पहले है, इंसान बाद में है।
इस वजह से भी इनको क्रिटिसाइज किया गया। बाकी इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला? द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू प्रमोट ह्यूमन एंड सोशल वेलफेयर। असलियत में तो चाहिए क्या? ह्यूमन और सोशल वेलफेयर चाहिए होता है। वेल्थ इज ओनली अ मींस टू अचीव दिस। क्या कहते हैं? वेल्थ एक सेकेंडरी चीज है, ह्यूमन और सोशल वेलफेयर प्राइमरी चीज होनी चाहिए। इस बेसिस पर भी इनको क्रिटिसाइज किया गया बाय ऑल द अदर इकोनॉमिस्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया? क्योंकि एडम स्मिथ ने बोला भैया पहले पैसा फिर इंसान, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? इंसान पहले है, सोसाइटी पहले है, बाद में पैसा। पैसा एक जरिया है खुश रहने का, पैसा खुशी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। एडम स्मिथ ने सिरे से प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी के बारे में कुछ बात की ही नहीं। वेल्थ डेफिनेशन इग्नोर्स द बेसिक कॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ बेसिक कॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बेसिक कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि क्या होती है? स्कार्सिटी। अब स्कार्सिटी का मतलब क्या है? मेरी इच्छाएं बहुत सारी हैं, आई हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, एंड उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है। जैसे मुझे चाहिए BMW, आती है 1 करोड़ रुपए की, अपने पास कितने? 2 लाख रुपए। तो क्या हो जाएगा? कमी आ जाएगी। कमी को बोलते हैं स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने इग्नोर किया, इसलिए इनको इस पॉइंट पर भी क्रिटिसाइज किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले इकोनॉमिस्ट की तरफ। अगला इकोनॉमिस्ट कौन है? अब हमारे बीच में एंट्री होने जा रही है एल्फ्रेड मार्शल भैया की। अब एल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है उसको बोलते हैं वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन। वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन एडम स्मिथ, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। क्या डेफिनेशन दी है? आओ जरा देखो। पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन्होंने बोला वेलफेयर के बारे में पढ़ो, इंसानों के बारे में पढ़ो। इन्होंने वेल्थ को तो कंसिडर किया ही किया, साथ में ह्यूमन वेलफेयर को भी इन्होंने अपनी डेफिनेशन में शामिल किया। इनकी डेफिनेशन फोकस करती है स्टडी ऑफ मैनकाइंड के ऊपर। स्टडी ऑफ मैनकाइंड इसका की फीचर है। अगर ये पेपर में लिखकर नहीं आए मैम या सर, आपके नंबर पक्का उड़ा देने वाले हैं। चलो इसके फीचर देखते हैं। सबसे पहला क्या है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। स्टडी ऑफ मैनकाइंड होता क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ मैन विच ऑक्यूपाइज सेंट्रल प्लेस इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसने बोला कि भैया पैसा पहले नहीं है, इसने बोला पहले इंसान है। सेंटर प्लेस इसने इंसान को दी और बाकी पैसा इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर आप इतना आंसर लिखकर आओगे ना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन मत। तो पूरे नोट सफिशियंट है, जाकर ले लो, फ्री में मिल रहा है भाई। बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, इसीलिए इतनी देर से वीडियोस आना शुरू हुए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बेहतरीन तैयारी के साथ आए। ठीक है ना? हर बुधवार और सैटरडे, वेंसडे और सैटरडे को आपको मैं 11th के वीडियोस देने वाला हूं, बाकी दिन मैं 12th के वीडियोस दे रहा हूं। आते हैं अगले पॉइंट पे, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। या ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या होता है बेटा? An individual has several aspects of life। एक जिंदगी में लोगों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्या? इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मतलब पैसे की जरूरत, सोशल एस्पेक्ट, सोसाइटी, लोग कौन है, नेबर्स कौन है, रिलीजियस एस्पेक्ट और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। कई सारी चीजें जरूरी होती हैं एक बिजनेस को जीने के लिए। लेकिन हमारे जो मार्शल भैया हैं, मार्शल भैया ने बोला बाकी सारी चीजें वेस्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक मैटर को इन्होंने बेस बनाया। बट अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज जस्ट कंसर्न्ड विद इनकम अर्निंग्स एंड इनकम स्पेंडिंग्स। कहां से पैसा आएगा और कहां से पैसा खर्चा किया जाएगा इन द एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड। इन्होंने बाकी सारी चीजों को इग्नोर किया। क्या क्या इग्नोर कर दिया? सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल। बस एक चीज पर फोकस किया कि इकोनॉमिक चीज ही जरूरी है फॉर द मैनकाइंड, फॉर द वेलफेयर। बात समझ में आ रही है? थर्ड फीचर की तरफ बढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर। अब ये मटीरियल वेलफेयर क्या है? मतलब चीजों से लोगों का वेलफेयर कैसे किया जा सकता है? अकॉर्डिंग टू मार्शल, इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विद टोटल ह्यूमन वेलफेयर। टोटल ह्यूमन वेलफेयर से इकोनॉमिक्स का कोई मतलब नहीं। इकोनॉमिक्स का मतलब है सिर्फ मटेरियल वेलफेयर से, बट इट इज कंसर्न्ड विद मटेरियल वेलफेयर ओनली। मैं कितना खुश हूं इससे मैटर नहीं है, मैं कितना हेल्दी हूं इससे मैटर नहीं है। मैटर यह है कि मेरे पास कौन कौन से संसाधन अवेलेबल हैं, मेरे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं। सिर्फ मटेरियल वेलफेयर को ही इन्होंने फोकस किया, टोटल ह्यूमन वेलफेयर को इन्होंने इग्नोर किया है। ठीक है ना? यही आगे चल के इनका क्रिटिसिज्म भी बनता है, टेंशन मत लो। आगे देखते हैं, एम्फेसिस ऑन रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस किया वेलबींग पर। इन्होंने क्या बोला, मटीरियल नीड्स आर वेरी बेसिक नीड्स विच मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर वन थिंक ऑफ अदर नीड्स। किसी और नीड को पूरा करने से पहले हर एक इंसान को मटीरियल नीड को पूरा करना पड़ता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है ना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये बेसिक नीड्स हैं। अगर ये नीड्स आपकी फुलफिल नहीं होती है तो कोई और नीड आप फुलफिल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। इन्होंने फोकस किया, एम्फेसिस किया है ऑन वेलबींग। बात समझ में आ रही है? अगला फीचर क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब क्या किया ना, मार्शल ने केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। मार्शल हैज लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू दोज फोर्सेस एंड एक्टिविटीज विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी कोई चीज जिसको हम पैसे में वैल्यू नहीं कर सकते हैं, मार्शल ने उसको अपनी डेफिनेशन में कोई जगह नहीं दी। जैसे कि क्या, इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एक्टिविटीज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। चलो मेरी जान, जल्दी से बढ़ते हैं, इनके क्रिटिसिज्म देखते हैं कि किस किस मैटर पर इनको बाकी के इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म देखते हैं, इकोनॉमिक्स रिगार्डेड एज सोशल साइंस ओनली। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस है, ठीक है ना। इन्होंने बोला ये ह्यूमन साइंस नहीं है। क्या बोला, मार्शल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर ट्रीटिंग इकोनॉमिक्स एज सोशल साइंस ओनली रादर देन ह्यूमन साइंस। ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ा, उसके वेलफेयर के बारे में बात नहीं की, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ बात की तो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में, सोशल साइंस के बारे में। ठीक है, बात समझ में आ गई है आपको। आते हैं सेकंड पॉइंट पर, इसके इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। इनका जो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज था बहुत इम्प्रैक्टिकल था, बहुत ही बचकाना था। क्या बोलते हैं, मार्शल इज क्रिटिसाइज ऑन डिस्टिंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिस बेसिस पर इन्होंने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बांटा वो जस्टिफाइड नहीं माना गया बाकी इकोनॉमिस्ट के द्वारा, क्योंकि बाकी इकोनॉमिस्ट जैसे रॉबिन्सन क्या कहते हैं, रॉबिन्स बोलते हैं वेलफेयर इज कंपोजिट। वेलफेयर कई चीजों को मिलाकर बनता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट मटीरियल वेलफेयर फ्रॉम टोटल वेलफेयर। आप टोटल वेलफेयर में से मटीरियल वेलफेयर को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो वेलफेयर एक कंपोजिट चीज होती है, मतलब मेरे को हेल्थ भी चाहिए, मेरे को पैसा भी चाहिए, मेरे को खुशियां भी चाहिए, ये टोटल वेलफेयर है। इसमें नहीं कहते भैया मेरी हेल्थ खराब है कोई बात नहीं लेकिन पैसा तो बहुत है, ऐसा नहीं कह सकते। ये रॉबिन्स ने इनको यहां पर क्रिटिसाइज किया, मार्शल भैया को। अगला क्रिटिसिज्म देखते हैं, मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। मार्शल एक्सक्लूडेड नॉन मटीरियल थिंग्स। मार्शल ने बोला नॉन मटीरियल थिंग्स की कोई जरूरत नहीं, जैसे कि सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स एटसेट्रा। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी सर्विसेज तो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। हाउएवर दीज सर्विसेज आल्सो सेटिस्फाई आवर अर्जेंट नीड्स एंड प्रमोट्स वेलफेयर। तो मार्शल ने सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात किया, इन्होंने इस तरह की सर्विसेज जो डॉक्टर्स, लॉयर्स और टीचर्स देते हैं इसके बारे में अपनी डेफिनेशन में कहीं भी जगह नहीं दी हुई है। अगले पॉइंट पर आते हैं, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। रिस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने क्या बोला, मार्शल लिमिटेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज सेवरल एक्टिविटीज विच आर हार्डली प्रमोट वेलफेयर। अब देखो क्या बोला, इन्होंने बोला जो भी चीज को पैसे में हम वैल्यू कर सकते हैं वो मेरी डेफिनेशन में आएगी। ये किसने बोला, मार्शल भैया ने। अब देखो, अगर हम देखें कि मार्केट में सिगरेट्स मिलती हैं, मार्केट में लिकर मिलता है, मार्केट में ड्रग्स मिलते हैं, क्या वो वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हैं? आंसर है नो। लेकिन इनकी डेफिनेशन है वेलफेयर ओरिएंटेड और इन्होंने इस सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड कर रखा है। तो इस पॉइंट पर भी इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्रिटिसिज्म है वेग कंसेप्ट्स ऑफ मटीरियल वेलफेयर। वेग कंसेप्ट्स ऑफ मटीरियल वेलफेयर क्या है? वेलफेयर इज अ सब्जेक्टिव थिंग, ये चेंज होता रहता है। इट रिलेट्स टू मेंटल मेकअप ऑफ अ पर्सन। एक इंसान किस मेंटल स्टेटस में है उसका वेलफेयर डिपेंड करेगा। इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड इंडिविजुअल। देयरफॉर वेलफेयर कैन नॉट बी मेजरेबल इन ऑब्जेक्टिव टर्म। आप वेलफेयर को किसी ऑब्जेक्टिव टर्म में मेजर नहीं कर सकते। जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि यार मेरे पास वीडियो गेम आ जाए मेरा वेलफेयर हो गया। आज मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे लगता है कि मेरी बड़ी बिल्डिंग हो जाए तो मेरा वेलफेयर हो जाएगा। मैं बहुत खुश हो जाऊं तो बड़ा वेलफेयर हो गया। मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएं तो मेरा वेलफेयर हो गया। तो इट चेंजेस विद चेंज इन टाइम। ये मेंटल स्टेटस ऑफ इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। इस पॉइंट पर भी इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है।
चलो बच्चा, अब पढ़ते हैं हम लोग लियोनेल मेसी, नहीं भाई साहब, लियोनेल रॉबिन्स की स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन को। लियोनेल रॉबिन्स ने स्कार्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन बताई। अब तुमको पता होना चाहिए स्कार्सिटी क्या होता है। स्कार्सिटी का बेसिक मतलब है कि लोगों की ना जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और उस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में वो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्कार्सिटी अराइज होती है, कमी अराइज होती है। इसलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। लोगों को चॉइस करना पड़ेगा कि मुझे ये वाली वांट को सेटिस्फाई करना है या दूसरी वांट को सेटिस्फाई करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अर्जेंसी आप अपनी वांट्स को नंबर करते हो और अपनी मोस्ट अर्जेंट वांट को सेटिस्फाई करते हो। अब रॉबिन्स भैया ने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स मतलब वॉन्ट्स एंड स्कार्स मीन्स, मतलब ये क्या बता रहा है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं और जो हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लियोनेल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स कहा है। इट इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। यहां पर हम पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एज अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉन्ट्स एंड स्कार्सिटी। बात समझ में आई? इनके फीचर्स क्या है? पहला फीचर देखते हैं मेरी जान, आओ जरा देखो। सबसे पहला है अनलिमिटेड एंड्स, मतलब अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अल्टीमेटली कंज्यूमर हैज टू मेक अ चॉइस कि जो उसकी सबसे अर्जेंट नीड होगी, जो सबसे अर्जेंट वांट होगी, उसको सेटिस्फाई किया जाएगा। दूसरा है स्कार्स मींस। स्कार्स मींस मतलब वो रिसोर्सेस जो अवेलेबल हैं जिनसे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। स्कार्स मींस का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। बेसिक प्रॉब्लम जो दुनिया में दिक्कतों का सामना ही क्यों कर रहे हैं। अगर मेरे पास सारे रिसोर्सेज होते, मेरी सारी वांट सेटिस्फाई होती, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, मेरी जिंदगी में मजे ही मजे होते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरी वांट्स ज्यादा हैं, उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इसके लिए स्कार्सिटी होती है। और स्कार्सिटी के बारे में पढ़ना रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मींस। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मींस का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। हर एक रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज होते हैं। मान लेते हैं मेरे पास जमीन है, मैं हो सकता है उसमें एग्रीकल्चर करूं, या तो उसमें फार्म एग्रीकल्चर करूं या बिल्डिंग बना लूं। एग्रीकल्चर करूं तो हो सकता है उसमें मैं वेजिटेबल्स उगाऊं, या मैं राइस, या मैं वीट, या मैं बाजरा, या मैं ज्वार उगा लूं। तो आपके पास रिसोर्सेज जो हैं उनके अलग अलग यूटिलाइजेशन होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन है, आपको उस रिसोर्स को उसके पीछे लगाना चाहिए। जैसे ही क्या, रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है ना? रिसोर्सेज कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। एग्जांपल, लैंड कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग और मेकिंग बिल्डिंग। जैसे तुम लेबर है, अब तुम लेबर कर सकते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके, या तुम लेबर कर सकते हो मार्केट में ईंटें उठाकर। अब तुम्हारे पास तो लेबर कांस्टेंट, तुम सेम हो, तो तुम किस रिसोर्स, किस जगह पर उस रिसोर्स को इस्तेमाल करने वाले हो, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मींस। अब चॉइस आ जाएगी अगली प्रॉब्लम। पीपल हैव टू मेक चॉइस इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट कमोडिटीज ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बिल्डिंग बनाने से ज्यादा मुनाफा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा मेरी लैंड पर, तो मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वेजिटेबल का बिजनेस कर लूंगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लूंगा, तो मुझे ज्यादा फायदा होगा, तो मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लूंगा। मतलब रिसोर्सेस को किस मद में लगाना है, किस पर्पस के लिए लगाना है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर है बच्चा पाड़ी? आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। इकोनॉमिक्स को साइंस बोला है रॉबिन्स ने। रॉबिन्स के हिसाब से इकोनॉमिक्स साइंस क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक नॉलेज विद रिगार्ड टू ह्यूमन एफर्ट्स इन सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। रॉबिन्स ने बोला है कि इकोनॉमिक साइंस होती है बिकॉज यहां से हमें कॉज और इफेक्ट पता चलता है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। जैसे साइंस में होता नहीं कॉज एंड इफेक्ट, भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी बनता है, वहां पे साइंस में होता है कॉज एंड इफेक्ट। वैसे इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट होता है। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, ये साइंस का एस्पेक्ट हमको रॉबिन्स ने बताया। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेरिट्स भी दे रखे हैं इस पर्टिकुलर रॉबिन्स की डेफिनेशन के, लेकिन वो भी सिलेबस में क्लियरली नहीं है, तो हमको वो इग्नोर करना है। इसीलिए मैंने आपको क्लियरली यहां पर लिख कर दे दिया। चलो मेरी जान, अब बढ़ते हैं इनके क्रिटिसिज्म के ऊपर।
इनका क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला, नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने भी नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स बताया है। इनके हिसाब से क्या है, इनको क्यों क्रिटिसाइज किया गया? रॉबिन्स ने बोला क्या? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। इकोनॉमिक्स को इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव साइंस बोला। पॉजिटिव का मतलब समथिंग विच कैन बी फैक्ट चेक्ड। ऐसी कोई, जैसे इंडिया ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता, इसको हम पता लगा सकते हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी होता है, नॉर्मेटिव भी होता है। नॉर्मेटिव मतलब इकोनॉमिक्स का यही मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें बतानी है, आपको यह भी बताना है कि क्या गलत हो रहा है, कैसे उसको सही कर सकते हैं। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? सजेशन भी देना इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? भाई क्या हो गया? रॉबिन्स ने बोला कि इकोनॉमिक्स जो है ना पॉजिटिव है और न्यूट्रल है, लेकिन बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है, साथ साथ नॉर्मेटिव भी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इस पॉइंट पर इनको अलग से क्रिटिसाइज किया गया। इसका मतलब क्या है? रॉबिन्स फोकस ऑन रिसोर्स एलोकेशन। रॉबिन्स ने सिर्फ फोकस किया कि रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करना है, and ignored the important economic issues of economic instability, unemployment, etc. इकोनॉमिक रॉबिन्स ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है रिसोर्स एलोकेशन के ऊपर। इन्होंने इग्नोर कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसी चीज को इग्नोर किया गया, इसलिए इनको यहां पर क्रिटिसाइज किया गया। इतना लिख कर आओगे आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ये नोट्स आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं। अगला, स्टैटिक डेफिनेशन। स्टैटिक मतलब विच इज फिक्स्ड, विच इज नॉट डायनामिक, विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन टाइम, उसको स्टैटिक बोलते हैं। रॉबिन्स ने क्या बोला? रॉबिन्स डेफिनेशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज ओवर टाइम। भाई रॉबिन्स ने बोला था रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, जिंदगी में हमेशा स्कार्सिटी रहेगी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है विद द चेंज इन टाइम रिसोर्सेज भी बढ़ जाएं, विद द चेंज इन द टेक्नोलॉजी हो सकता है हम ज्यादा एफिशिएंट हो जाएं। तो इन्होंने ये पॉइंट को इग्नोर किया कि रिसोर्सेज फ्यूचर में बढ़ भी सकते हैं। इस पॉइंट पर इनको क्रिटिसाइज किया गया है। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। रॉबिन्स ने बोला इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस है, लेकिन बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला इकोनॉमिक्स साइंस तो है, साथ में आर्ट भी है। आर्ट मतलब यूजिंग योर पर्सनल स्किल्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आर्ट मींस यूजिंग योर क्रिएटिव माइंडसेट्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो रॉबिन्स ने बोला इकोनॉमिक्स इज बोथ, बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, लेकिन रॉबिन्स ने सिर्फ और सिर्फ बोला कि इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस होता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एक क्रिटिसिज्म इनका और है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्कार्सिटी। भाई देखो, रॉबिन्स ने बोला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आती है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो होती है, सिर्फ और सिर्फ स्कार्सिटी की वजह से आती है। लेकिन बाकी इकोनॉमिस्ट ने बोला स्कार्सिटी की वजह से भी आती है, हो सकता है अबंडेंस की वजह से भी आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको अबंडेंस से भी फेस करनी पड़ी। अबंडेंस मतलब ओवर प्रोडक्शन। आओ जरा इसको देखते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम डज नॉट ऑलवेज अराइज from scarcity. Sometimes economic problem arises from abundance or overproduction as well. जब मान लो मार्केट में जरूरत से ज्यादा सामान प्रोड्यूस हो जाता है तो लोग खरीदने वाले नहीं होते हैं, और जब लोग खरीदने वाले नहीं होते हैं तो मार्केट में, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आने लगेगा। लोग खरीदेंगे नहीं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, वहां से नौकरियां जाएंगी, तो वो एक और प्रॉब्लम का जन्म देगा जिसको एक और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो स्कार्सिटी से तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, अबंडेंस से भी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अबंडेंस का पॉइंट रॉबिन्स ने कंसिडर नहीं किया था, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया। अब चलते हैं बच्चा पार्टी हम लोग आखिरी डेफिनेशन के ऊपर। आखिरी डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन फ्रॉम सैमुअल्सन। सबसे ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन इनकी है। सैमुअल्सन ने सारे कॉन्सेप्ट को अपनी डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। जैसे कि क्या? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट मनी टू एम्प्लॉय स्कार्स रिसोर्सेज to produce commodities over time and distribute them for consumption. इन्होंने हर एक फैक्टर को इंक्लूड कर लिया। इन्होंने स्कार्सिटी को भी इंक्लूड किया, इन्होंने वेलफेयर को भी इंक्लूड किया, इन्होंने वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन को भी इंक्लूड किया, तब जाकर पूरी खिचड़ी बनाकर दी है सैमुअल्सन ने। सैमुअल्सन ने बोला कि हो सकता है पैसे ना हो इकोनॉमी में तो लोग कैसे गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे कंज्यूम करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ना इकोनॉमिक्स है।
इनके क्या की फीचर्स हैं आओ जरा देखते हैं। सबसे पहला, एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पहला इन्होंने क्या बताया, सैमुअलसन ऑल्सो एम्फेसाइजेस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजिंग आउट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड बॉन्ड्स। इन्होंने फोकस किया स्कार्सिटी के ऊपर। स्कार्सिटी के ऊपर एक और इकोनॉमिस्ट ने फोकस किया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। तो इन्होंने वो वाले पॉइंट भी कंसीडर कर लिया। अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि स्कार्सिटी क्या होता है, बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, सैमुअलसन ने बोला, सैमुअलसन हैज टेकन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू हिम वॉन्ट्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओवर टाइम। आने वाले समय में लोगों की इच्छाएं बढ़ेंगी, लोगों की वांट्स बढ़ेंगी, हो सकता है रिसोर्सेज भी बढ़ जाए। तो इन्होंने ये वाला पॉइंट भी कंसीडर कर लिया। इन्होंने डायनामिक एस्पेक्ट लिया, स्टैटिक एस्पेक्ट नहीं लिया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था सैमुअलसन का। थर्ड क्या लिखता है, डायनामिक अप्रोच। सैमुअलसन हैड अडॉप्टेड अ डायनामिक अप्रोच टू स्टडी इकोनॉमिक्स बाय टेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स स्टैटिक नहीं है, विद द चेंज इन टाइम इकोनॉमिक्स ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, रिसोर्सेज ग्रो करेंगे। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट स्टैटिक, इकोनॉमिक्स इज डायनामिक। अब स्टैटिक क्या होता है, डायनामिक क्या होता है, तुम्हें समझ में आ गया होगा। आते हैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम। इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस दुनिया की हर एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम बोला गया है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। बीट बार्टर इकोनॉमी, बार्टर मतलब जो गुड्स के बदले में गुड्स लेते हैं, और इट्स अ मनी एक्सचेंज इकोनॉमी, जहां पर पैसों के बदले गुड्स लिया जाता है। दुनिया की हर इकोनॉमी में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती ही आती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल प्रॉब्लम कहते हैं। चले बेटा, अगला है इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। क्यों इनको डेफिनेशन को कॉम्प्रिहेंसिव बोला गया, क्योंकि इन्होंने ग्रोथ का भी फैक्टर ले लिया और फ्यूचर ओरिएंटेड का भी फैक्टर ले लिया, मतलब बाकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को भी इन्होंने कंबाइन कर लिया, इसलिए इनकी डेफिनेशन को कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कहा जाता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, बाकी सबके तो नैरो स्कोप थे, इनका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। व्हाई ब्रॉडन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, दे इंक्लूडेड कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सारी चीजों को इन्होंने इंक्लूड कर लिया। इन्होंने सिर्फ वेल्थ को नहीं लिया, सिर्फ स्कार्सिटी को नहीं लिया, सिर्फ वेलफेयर को नहीं लिया, इन्होंने सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर लिया, इसलिए इनकी डेफिनेशन को ब्रॉडर स्कोप की डेफिनेशन कहा जाता है। अब तुम लोग सोचोगे कि सर सैमुअलसन का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, नहीं भैया, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, इट्स अ फुल डेफिनेशन, तो इनका कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं है। अब तुम अभी यहां तक अगर वीडियो देखकर आए हो तो तुमको समझ में आ गया होगा कि मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको परेशान नहीं करने वाला। पढ़ाई एक अच्छी तरीके से एक वीडियो के अंदर कैसे समअप की जा सकती है, एक वीडियो काफी है। सिर्फ ये वीडियो देख डालोगे, पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा फॉर श्योर। लेकिन अगर तुमको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ाओ, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस फील कराओ, शेयर विद योर क्लासमेट्स सो दैट जैसे ही इसमें 1000 व्यूज होंगे मैं मस्त अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा तुमको इंतजियाज्म दिखाना पड़ेगा, फटाफट से अपने क्लासमेट्स के बीच में जरूर शेयर करना पड़ेगा, टीचर्स से भी शेयर करना पड़ेगा। चलो बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। साथ में इनके डिफरेंसेस हमको पढ़ने हैं एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या बोलते हैं, स्टडीज द इकोनॉमिक्स बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स। लेट्स से एक कंपनी के बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, टाटा कंपनी के बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स है, शुभम जगदीश के बारे में पढ़ना माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, पूरे देश के बारे में पढ़ना, उसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ होल। पूरे देश के बारे में पढ़ना, पूरे इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। माइक्रो इंडिविजुअल, मैक्रो पूरी एग्रीगेट, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखते हैं बेटा। डिफरेंसेस में पहला पॉइंट देखते हैं, यूनिट ऑफ स्टडी के बेसिस पर माइक्रो और मैक्रो को कैसे डिफरेंस किया गया है। यूनिट ऑफ स्टडी क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू यूनिट ऑफ स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करता है, स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स केवल इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में पढ़ता है, वेयरएज मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी के बारे में एक साथ पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अभी मैंने बताया भी, फिर डिफरेंस के थ्रू भी बता दिया, आपको समझ में आ रही है बात। अब देखते हैं अगला पॉइंट है फोकस ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है, इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इन इंडिविजुअल मार्केट। प्राइसेस और क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना, वो भी इंडिविजुअल मार्केट के अंदर,
वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? डील्स विद ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स लाइक नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट बजट, पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। ब्रॉड इकोनॉमिक एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना, उसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फोकस ऑफ स्टडी के हिसाब से भी तुमको डिफरेंस समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट का डिफरेंस देखते हैं, बेसिक पैरामीटर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये थर्ड पॉइंट है। बेसिक पैरामीटर माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है? प्राइस इज द सब्जेक्ट मैटर। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक पैरामीटर क्या है? प्राइस है। वेयरएज मैक्रो में क्या है? नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक पैरामीटर क्या है? नेशनल इनकम इज द बेसिक पैरामीटर। मतलब बेसिक क्रक्स क्या है, किस चीज पर बेस्ड है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स चलता है बॉटम अप व्यू ऑफ इकोनॉमी। बॉटम अप व्यू ऑफ इकोनॉमी मतलब सबसे छोटे वेरिएबल की तरफ से पूरी इकोनॉमी को देखना। छोटे से बड़े की तरफ बढ़ता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बॉटम अप व्यू ऑफ इकोनॉमी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ऊपर से नीचे देखना, मतलब बड़ी इकोनॉमी से इंडिविजुअल की तरफ देखना, उसको बोलते हैं टॉप डाउन व्यू ऑफ इकोनॉमी। बात समझ में आ रही है? आप लोग डिफरेंस भी लिख पाओगे ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगले पॉइंट पर आते हैं, मेथड ऑफ स्टडी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ते हैं, इसमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। हालांकि ये पोर्शन को अभी 11th में नहीं पढ़ना है, ये 12th में पूरा माइक्रो मैक्रो में आएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस इतना लिखकर आ जाओगे, मैम खुश हो जाएंगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? कासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टेक्निक यूज होती है उसका नाम है कासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अभी तुमको परेशान नहीं होना, सब कुछ 12th में है ये, बस ये टर्म लिखकर आना है, काम बन जाएगा। 12th में आपके इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो और मैक्रो, तो इसलिए परेशान मत हो। अब नेचर ऑफ अजम्पशन, माइक्रो में क्या अज्यूम किया जाता है? माइक्रो में अज्यूम किया जाता है एक्सप्लेन्स हाउ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टेक्स प्लेस ऑन अजम्पशन ऑफ इनकम, आउटपुट एटसेट्रा। लोगों की इनकम, कंपनीज का आउटपुट, इस सबको अज्यूम किया जाता है। अजम्पशन को सिट्रस पैरेबस भी बोलते हैं, ठीक है ना, परेशान नहीं हो, ये भी 12th में ही है। आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अज्यूम किया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अज्यूम किया जाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, प्राइस एटसेट्रा। बात समझो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो वेरिएबल्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं उनको अज्यूम करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को अज्यूम करते हैं। सिंपल सी बात है, एक चीज को कांस्टेंट मान लेते हैं। माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, मैक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगला टॉपिक, इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट देयर इन द सिलेबस। सो इसलिए परेशान मत हो, और यहां जाकर आपका चैप्टर होता है खत्म। सो अगर चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे साथ लाइव क्लासेस पढ़नी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाकर एनरोल कर ले। आई विल बी seeing you in the batches. This is Shubham Jagdish signing off from today's class. Wish you love and lots of love.